हेलो मित्रों, नमस्कार, मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। जैसा कि आपको पता है यूपी पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है और यूपीएससी आपका तो अप्रैल में ही होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आप थ्योरी पढ़ते रहें और थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यू भी ज़रूरी हो जाता है। आप कभी कभी एग्ज़ाम में देखेंगे कि पीवाईक्यू से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा कभी भी पीवाईक्यू से जो प्रश्न हो वो छूटने न पाए और गलत ना होने पाए, और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, फटाफट हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो एक बार पुनः आपका साहित्य गंगा चैनल पर स्वागत है और बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। 2004 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था पीजीटी का हिंदी विषय से, उसका हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह पंक्ति कही गई है। और इनके द्वारा रचित साहित्य का इतिहास है जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और पता है इसकी संपादन कार्य किसने किया था? तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे या फिर मैं बताती हूँ। इसका संपादन कार्य किया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ये भी कभी कभी अगर पूछ ले तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तक का जो संपादन कार्य किया था वो किया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो जानते हैं द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। आंसर हो जाएगा आपका ए। कुछ नीचे दिया गया है इतिहास और उसके इतिहासकारों के नाम हिंदी साहित्य में, तो वो देख लीजिए। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस्तवार द ललित ऋतुई रेंदुई हिंदुस्तानी गारसद तासी का है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चार ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। डायरेक्टली आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे, मैं आंसर बताते चल रही हूँ। आंसर नंबर डी हो जाएगा, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। यह बात क्या है? असत्य है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर सी, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। और जानते हैं आप, नाथ पंथों में ये नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, सभी कवियों में श्रेष्ठ। तो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो सही हो जाएगा आपका इसमें आंसर, करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। यह क्या है? अपभ्रंश प्रभावित रचना है। निम्न आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य किसे कहते हैं? रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है। जानते हैं इसका एक नाम आदिकाल का, जिसमें रासो साहित्य का सृजन हुआ था, तो उसे हम चारण संधि चारण काल भी कहते हैं। तो इसलिए इसको हम चारण साहित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। किसने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग? तो वो कहा है राहुल संकीर्तन जी ने। आंसर नंबर ए। और इसे कुछ और लोगों ने कुछ नाम दिया है, जैसे देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने इसे बीरगाथा काल नाम दिया है और राम कुमार वर्मा ने इसे संधि चारण काल कहा है। तो यहीं से वो क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। यानी कि कौन सा साहित्य जो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में नहीं हुआ है? तो वो है आपका सिख साहित्य। क्योंकि जानते हैं आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में
5 तरीकों से काव्य रचना हुई है। जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, लौकिक साहित्य है, और आप एक मुझे कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा साहित्य है जो आदिकाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, स्वामी हरिदास। ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ये देख लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए PYQ बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए देखना। और जानते हैं आप अष्टछाप की स्थापना किसने करी थी। अष्टछाप की स्थापना 1865 में विठल नाथ ने करी थी, और विठल नाथ जो द्वारा ये 8 कवियों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना की गई थी। और इसमें से 4 कवि इनके पिताजी जो वल्लभाचार्य जी हैं उनके शिष्य रहे हैं, और 4 कवि इनके अपने रहे। तो ये 8 कवियों को मिला करके इन्होंने अष्टछाप की स्थापना करी थी। तो ये 8 कृष्ण भक्त कवियों में देख लीजिए कौन कौन से रहे, जैसे भक्त कवि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चित्तस्वामी और चतुर्भुज दास। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के और अंतिम 4 विठलनाथ के। तो आप देख सकते हैं सूर, कुंभन, परमानंद और कृष्ण ये सभी किनके हैं, ये सभी वल्लभाचार्य के हैं। और बाकी गोविंद, नंद, चित्त और चतुर्भुज ये सभी विठलनाथ के हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि कौन से, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कौन से कवि किनके शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में पूछा गया है ब्रह्मगीत काव्य का मूल स्रोत है। तो सही जवाब हो जाएगा यह आंसर नंबर डी, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद के स्रोत के आधार पर लिखा गया है ब्रह्मगीत काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है। यानी कि रामचरितमानस में वो सारी कथा किसी न किसी संवाद के माध्यम से चलती है। तो आप बताएंगे इसमें से किन किन बीच में यह संवाद नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, राम सीता के मध्य रामचरितमानस में कोई संवाद के माध्यम से कथा नहीं चलती है। शिव पार्वती के माध्यम से चलती है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के माध्यम से चलती है, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद के माध्यम से कथा आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, तुलसीदास इस पंक्ति के रचनाकार हैं। और यह पंक्ति जानते हैं आप किससे लिया गया है, यह पंक्ति आपके विनय पत्रिका से ली गई है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यह पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो और कुछ और पंक्तियाँ देख लीजिए, जैसे केशव कही न जाय का कहिए तुलसीदास है, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे करके छोटत ये सूरदास की है, केशव केशन अरि करी बैरी हूँ जस न कराही ये है केशवदास की। तो ये पंक्ति आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है गंग कवि का जन्म स्थान है। तो वो है इटावा में, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इनके बारे में थोड़ी सी कुछ और भी चर्चाएं देख लीजिए। गंग कवि अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व गंग की प्रमुख रचना चंद चंद वर्णन की महिमा है। और ये रहीम के मित्र थे, अकबर के दरबारी थे, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। तो वो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, हनुमान बाहुक। ये कथा आप जानते हैं कि तुलसीदास को एक बार उनके मतलब बाहों में या फिर पूरे शरीर में वो पीड़ा से कराह रहे थे। फिर उस टाइम उन्होंने या फिर उनको सूचना मिली कि आप हनुमान जी की अर्चना वंदना करिए, और फिर उन्होंने उसी पे रचना कर डाली, जिससे उनके शारीरिक पीड़ा क्या हुए, दूर हुए, और उन कष्टों से उनको निवारण मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो ये संबंध है आपका किससे, सूफी साधना से। ये सभी चीज़ें किस में है, सूफी साधना में। आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, रहीमदास, घनानंद, रसलीन। आइए इनके जन्म कालों को देख लेते हैं। जिसे देख सकते हैं आप, रहीम का जन्म है 1556 में, घनानंद का जन्म है 1689 में, रसलीन का है 1699 में और ठाकुर का है 1766 में। तो इसमें सबका आप याद रख लेंगे, व्यवस्थित करने का क्रम आता है तो इससे प्रश्न न छूटे, इसलिए हम ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। हम बिल्कुल ध्यान से इसे बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, रीतिमुक्त। जानते हैं रीति काल को 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो जिसमें से घनानंद रीतिमुक्त है, और भी रीतिमुक्त कवि जैसे आलम, बोधार, ठाकुर, ये सभी क्या है, रीतिमुक्त कवि हैं। और रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, देव, भिखारी, ये सभी आते हैं। और रीतिसिद्ध कवि में आपके बिहारी जी आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, कौन से कवि रीतिबद्ध या रीतिमुक्त धारा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशवदास, आंसर नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राजकवि थे, ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, वीर सिंह, देवचरित। तो आप ध्यान रखेंगे, ये इंद्रजीत के राजकवि या राजदरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है। यानी कि सबसे पहले जिनकी रचनाओं में छायावाद का आभास होता है वो कौन है? मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी रख लीजिए आप। 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में छायावाद शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे का 4 किस्तों में लेख प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे और मैथिली चरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक माना है। और वैसे बाकी जनरली रूप में सब कवियों किसे मानते हैं? वो मानते हैं प्रसाद जी को। और रामचंद्र शुक्ल किसे मान रहा है? मुकुटधर पांडे और मैथिली चरण गुप्त को। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं, जैसे भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सत्सई, श्रृंगार होली, वर्षा विनोद, विजय बल्लरी, मधुमुकुल, प्रेम फुलवारी आदि, ये सभी भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। जिसमें से आप प्रेम माधुरी और कह लें तो वर्षा विनोद याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 के बाद से देखिए 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? सॉरी 21 22 हो गया, 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कविता करके तुलसी न लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये टाइपिंग एरर है, जब हम लोग पोयम पढ़ते हैं तो इसमें ये पा आता है। कविता लसी पा तुलसी की कला, यानी कि कविता करके तुलसी धन्य न हुए बल्कि कविता ही धन्य हो गई तुलसी की कला से। यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? तो सही जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा यह कवि तुलसीदास के बारे में उक्तियाँ लिखी गई हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? तो सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
बिहारी की दोहों की तुलना किससे करी है? संस्कृत, उर्दू और फारसी के कवियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो सही जवाब हो जाएगा वह है आपके लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से साकेत की कथा का संबंध है। जानते हैं साकेत 9 भागों कितने भागों में? 12 भागों में मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। साकेत में कुल सर्गुक संख्या कितनी है? 12। और उसमें उर्मिला की खास कर कहें तो जीवन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, सभी इन चीज़ों का प्रगतिवाद में वो योगदान है। छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति की भी है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का भी है और मार्क्सवादी प्रभाव का भी है। प्रगतिवाद के उदय होने में इन सभी चीज़ों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? तो सही जवाब हो जाएगा कवि त्रिलोचन का पूरा नाम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, वासुदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? 29 देखते हैं। त्रिलोचन की कुछ रचनाएं देख लीजिए आप यहाँ पे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ, मिट्टी की बारात, ताप के ताए हुए दिन, धरती आदि है। ये सभी रचनाएं किनकी है? त्रिलोचन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो किसने की थी? प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है? तो प्रगतिवाद के कौन से ऐसे कवि हैं जो उसमें नहीं आते हैं? तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अगे ये प्रयोगवादी कवि हैं। और जानते हैं कि तार सप्तक के जितने भी संपादन हुए सब इन्होंने ही किए और 1943 से तार सप्तक का संपादन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर में ग्राम में हुआ था। और इनकी सबसे पहली रचना अगर कोई मानी जाए तो जूही की कली है, और जूही की कली से ही मुक्तक छंद का एक तरह से कहें आरंभ माना जाता है। निराला की रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पते, अर्चना और आराधना है। तो एक बार मैं पुनः कहूँगी कि बिना समय गंवाए फटाफट यह वीडियो अंततः ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो, बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिवीजन के बतौर आप इसे देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो वह है आपका भिक्षुक। बाकी ये कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये तीनों कविताएं आपकी लंबी कविता है, निराला द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप किनकी है? ये रघुवीर सहाय की काव्य संग्रह है। बाकी हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में और आंगन के पार द्वार, ये सभी किनकी है? अज्ञेय की है। और जानते हैं आंगन के पार द्वार पर इनको क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 के बाद से 34 देखिए, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, रघुवीर सहाय तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। और बाकी भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। और तार सप्तक का प्रकाशन अभी मैं बताई, ये इसका संपादन अज्ञेय जी करते थे। पहला सप्तक 1943 में आया था, जबकि दूसरा 1951 में, और तीसरा आपका 1959 में आया था, और फिर चौथा आपका 1979 में। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें। और तार सप्तक के प्रमुख कवियों में आप याद रख लेंगे, मुक्तिबोध जी हैं, रामविलास शर्मा है, नेमिचंद जैन है, गिरिजा कुमार माथुर है, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे हैं और अज्ञेय हैं।
तो ये पहले यानी एक तरह से कहें जो 1943 में प्रकाशित हुआ था उन कवियों की चर्चा कर रहा है। ऐसे ही चारों शब्दकों की कवियों को आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो 1997 में जगदीश गुप्त को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इनकी कुछ रचनाओं को देख लीजिए। सन 1954 में नई कविता नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और इनकी कुछ रचनाएं हैं, नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबिध, युग, छंद शती, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, शंभुक आदि ये गुप्त जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो नाव के पांव इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद रख लेंगे जगदीश गुप्त की रचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, संपूर्ण रचना पर। जानते हैं 1992 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी किसी एक रचना के लिए नहीं बल्कि सभी रचनाओं के लिए समग्र रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी कुछ कृतियां हैं, वन पाखी सोनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चिड़ को और देखना एक दिन। ये सभी कृतियां किसकी हैं? नरेश मेहता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, कविता के नए प्रतिमान। ये रामविलास शर्मा की रचना नहीं है बल्कि इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान किनकी है? नामवर सिंह की है। और बाकी भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी, ये सभी किनकी है? रामविलास शर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, इंसा अल्लाह खां। और सदल मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान लिखा, लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा और सदा सुखलाल ने सुख सागर रचना करी है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये प्रारंभिक खड़ी बोली के चारों उन्नायक हैं और चारों की रचनाएं आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो ज्ञानपीठ किसको मिला नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ रचना से ज्ञानपीठ पुरस्कार से कभी भी सम्मानित नहीं किया गया। बाकी महादेवी वर्मा को जानते हैं, आपको यामा के लिए मिला हुआ है और पंत को चिदम्बरा के लिए मिला हुआ है, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला हुआ है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर डी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया गया था। 40 के बाद देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 41 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर सी, नया साहित्य। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बाकी कुटज, कबीर और अशोक के फूल, ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा गया है, पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी भारतीय भाषाओं के लिए दी जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कहें तो 1965 में हुआ था और शांति प्रसाद जैन ने 1965 ईस्वी में की और तभी से भारतीय संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के साहित्यकार को उच्च कोटि के सृजनात्मक कृतित्व के लिए प्रतिवर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, चाक उपन्यास की लेखिका है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा यह लिखा गया उपन्यास है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनके द्वारा लिखित कुछ और भी उपन्यास हैं, देख लीजिए। जैसे
कठगुलाब, अनित्य वंशज, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, ये सभी उपन्यास मृदुला गर्ग की हैं। और महाभोज एवं आपका बंटी ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखा उपन्यास है। बेघर ममता कालिया द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, कफन कहानी में गीचू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना जाने कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस कहानी को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, अवश्य पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार, आप जितनी बार भी पढ़ेंगे देखेंगे वहाँ से कुछ नया शब्द मिलेगा आपको, नए तरीके का प्रश्न भी बन सकता है। तो प्लीज़ इस कहानी को मैं पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक बार 10-15 मिनट टाइम निकाल करके आप ये कहानी पढ़ सकते हैं। इसमें पूछा है घिसू और माधव कहानी कफन के पैसे से क्या करते हैं, तो वह आंसर है इसमें डी, दोनों काम करते हैं। कौन कौन से? पूरियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पूरे यथार्थ का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। नेक्स्ट देखिए आगे इसमें क्या बताया गया है। इसमें त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख पात्र सूरदास है जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रेमचंद के कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है, तो आप ध्यान रखेंगे वह है आपका रंगभूमि। और इसके पात्रों में थोड़ा सा देख लीजिए, जान सेवक है, सोफिया है, विनय सिंह है, ये सभी रंगभूमि के पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए होगा, शरद चंद्र के जीवन से संबंधित है यह आवारा मसीहा। शरद चंद्र को केंद्र में रख करके यह साहित्य या जीवनी लिखी गई है। 46 के बाद देखिए 47 में पूछा गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य प्रमुख निबंध देख लीजिए, आलोक पर्व है, अशोक के फूल है, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह है, ये सभी निबंध हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी के। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ प्रश्न है, दूसरी तरफ प्रश्नकार है, उनको मैच करना है। तो पहला है दिव्या रचना किनकी है। और चलिए मैचिंग में तो जो पहले याद आता है उसको हम लोग मिला लेते हैं। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की है, तमस भीष्मशानी की है, बलचनमन नागार्जुन की है, और फिर आप दिव्या देख पाएंगे यशपाल की है। तो चलिए देखते हैं, बी का 1 और सी का 2 कहाँ दिया हुआ है। बी का 1 और सी का 2, तो आप देख रहे हैं बी का 1 किस में दिया है, आंसर नंबर बी में। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर बी, मैच कर लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। कौन सा ऐसा कथाकार है जो मनोविश्लेषणात्मक नहीं है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, सुदर्शन जी नहीं है, बाकी सभी जोशी, यज्ञ और जैनेन्द्र जी मनोवैज्ञानिक कथाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पे डी, विचारात्मक प्रधान जो निबंध होता है उसमें समाज शैली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 देखिए, 51 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो कौन सी विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित कृति नहीं है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, रस आखेटक। रस आखेटक यह विद्यानिवास मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि किसी दूसरे रचनाकार की है, वो जानते हैं आप, ये कुबेर नाथ राय के द्वारा रस आखेटक लिखा गया है। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं, तुम चंदन हम पानी,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और शिरीष की याद आई, ये सभी रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद से 52 पे आगे हम लोग 52 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, श्रद्धा और भक्ति निबंध से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। और यह निबंध किसके हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जानते हैं, भाव और मनोविकार संबंधी बहुत सारी रचनाएं करी थी, जिनमें से चिंतामणि भाग 1 में यह निबंध क्या है? संकलित है। और इसका चिंतामणि का प्रारंभिक नाम क्या था? विचार विधि नाम से यह प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 में पूछा गया है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। किसने किया था मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद? तो वो है राजा लक्ष्मण सिंह। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का काव्य खड़ी बोली में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी, पंडित जुगुल किशोर जी। और यह साप्ताहिक पत्र था, सन 1826 से कलकत्ता से निकलता था। और भारतेंदु जी की पत्रिकाओं का नाम देखेंगे तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सभी पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। और हिंदी प्रदीप नाम से बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी पत्रिका का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। तो बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, 1829 में। और इसका संपादन किया था राजा राम मोहन राय ने। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है जो कि साप्ताहिक है और कलकत्ता से प्रकाशित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, हरिशंकर परसाई। जानते हैं ये व्यंग्यकार हैं और इनके अधिकांश रचनाएं व्यंग्य से भरी पड़ी हुई हैं। इनकी कुछ और व्यंग्य कृतियाँ देख लीजिए, हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार के ताबीज, पगडंडियों का ज़माना, तुलसीदास चंदन घिसे। इसे आप याद रखेंगे, तुलसीदास चंदन घिसे। ये पीजीटी 2016 में पूछा गया है, ये 2021 वाले में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ये रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, रेखा चित्र। और माटी की मूर्तें लिखा किसने है? वह है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इनके द्वारा ये लिखा गया रेखा चित्र है। इनकी कुछ अन्य रेखा चित्र जैसे लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मिल के पत्थर, ये सभी रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, अमृत राय। और ये कलम का सिपाही किसके जीवन पर है? आप जान सकते हैं, इसमें प्रेमचंद के जीवन को केंद्र में रख करके लिखा गया है। और ऐसे भी रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी है, जो कि निराला के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर ए, नेताजी कहीन। ये हरिशंकर परसाई द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, यशपाल द्वारा ये सिंहावलोकन नाम से आत्मकथा लिखा गया है। और ये देख सकते हैं आप क्रमशः ये 3 खंडों में है, 1951, 1952, 1955 में प्रकाशित हुआ। और यह यशपाल जी साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया, जिस शंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? तो वह है आपका इंदु।
हिंदू पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया था? जी शंकर प्रसाद जी ने किया था। और कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? श्रीपत राय थे, ये आप ध्यान रख लेंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ब्राह्मण पत्रिका का जैसे जानते हैं एक बार बीच में प्रकाशन बंद हो गया था और फिर उसके लिए अर्थ की कमी पड़ रही थी, तो प्रताप नारायण मिश्र ने उसमें एक पंक्तियाँ निकाली थी कि अब तो दक्षिणा करो जजमान करके, कि ये पंक्तियाँ पूछी भी जाती हैं कि किस पत्रिका से संबंधित है, तो ब्राह्मण पत्रिका से, जिसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। सही हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की, तो नाटक को पंचम वेद किसने माना है? वह है आपके भरत मुनि ने। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा गया है, किसने लिखा है? तो ये आंसर हो जाएगा आचार्य वामन ने। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है सुख दुखात्म को रस कहने वाले आचार्य है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी रामचंद्र गुणचंद्र। सुख दुखात्म को रस, यह कथन किनका है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी रामचंद्र गुणचंद्र द्वारा यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी राजशेखर। और भारवी की कुछ रचनाओं को देख लीजिए, जैसे किरातार्जुनीयम है, और किरातार्जुनीयम किस रस की रचना है, कौन सा रस इसमें प्रधान है? तो याद रखेंगे वीर रस प्रधान है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भास की कुछ रचनाओं को देख लीजिए, जैसे स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगोन्ध नारायणम और फिर प्रतिमा नाटकम, ये सभी भास की रचना है। और श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम, नौ शांक चरितम, ये श्री हर्ष द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी शैली विज्ञान, यह संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। बाकी रस अलंकार ध्वनि ये सभी संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी 10 काव्य गुण और 10 दोषों की चर्चा करी है भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वह 10 गुण कौन कौन से आप देख सकते हैं, श्लेष प्रसाद समता समाधि ओज पद सौकुमारी अर्थ शक्ति उदारता और कांति, ये सभी 10 गुणों की चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में ये परिभाषा दी है रस के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? बहुत ही मोस्ट है, ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए विभावना। और विभावना की परिभाषा क्या होता है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जैसे हमारे पास कोई साधन न हो और उस साधन के अभाव में भी हम कार्य कर लेते हैं, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो सही जवाब हो जाएगा विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71 के बाद 72 पे देखते हैं। 72 में पूछा गया करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी उत्तर रामचरितम
और जानते हैं उत्तर रामचरितम रचना किसकी है, तो ये है भवभूति की। तो ये करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक जो है वो है उत्तर रामचरितम, बार बार वही नाम आ जा रहा है। भवभूति को माना जाता है करुण रस के संस्थापक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। दिया है रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजरु कुंज समीर। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी यमक अलंकार हो जाएगा। इस मंद मंद का अर्थ अलग अलग लिया गया है। जानते हैं यमक अलंकार का परिभाषा क्या है। जब एक ही शब्द दो बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 में रस पूछा गया है और काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, पन्ना सिंदूर अनल अंगार, वाह हत लत टीका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस है। तो आप देख रहे हैं, आप पढ़ करके पंक्तियों को भाव को समझिए। अभी तो मुकुट बंधा था माथे, यानी कि अभी माथे पे मुकुट बंधा ही था। हुए कल ही हल्दी के हाथ, यानी कि अभी कल ही तो हल्दी से हाथों की रंगाई हुई थी या फिर कल ही हल्दी लगी थी। खुले भी न थे लाज के बोल, यानी एक दूसरे से अभी अच्छे से बात भी नहीं कर पाते थे, संकुचाते थे, शर्माते थे। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं किनके बारे में कही गई हैं, श्रृंगार रस के बारे में। लेकिन लास्ट में आते आते क्या हो गया, पन्ना सिंदूर अनल अंगार, यानी कि सिंदूर कैसे बन गया, अनल अंगार यानी कि आग के जैसे बन गया। यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है, तो फिर लास्ट में आते आते वह श्रृंगार रस आपके करुण रस में बदल गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, करुण रस का यहाँ पे उद्भावना हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया मगही किस उपभाषा की बोली है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, मगही बिहारी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप याद ही रखिएगा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इन चारों हिंदियों को याद रखेंगे और इसके अंतर्गत जो जो बोलियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली क्या है, बुंदेली, आंसर नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो सही जवाब हो जाएगा भोजपुरी बोली की उत्पत्ति आपकी मागधी अपभ्रंश से हुई है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से कौन सी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है और कौन सी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, ये ध्यान आप अवश्य रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन श्योर है कि पूछा ही जाता है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी के साथ साथ आप देखेंगे हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, इन चारों बोलियों का जो लिपि है वो क्या है, वह है आपकी देवनागरी लिपि। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की बोली आती है। और जानते हैं पूर्वी हिंदी में और कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आप तीनों हिंदी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है ताले के पानी पताले गए बेटी पुरैन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिचरे तिपरतु है, कैसे कह रचों बियाह रे, युक्त गीत किस बोली का है, तो ये बोली जो है ये गीत किस बोली में लिखी गई है, तो है आंसर नंबर ए, अवधी भाषा में यह लिखी हुई गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है इनके शब्दों में कौन देशज है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, यह जो शब्द है वह देशज भाषा का है। फटाफट
और जानते हैं देशज किसे कहते हैं? जिन शब्दों का ज्ञान के बारे में एक तरह से क्या उनकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, उन्हें देशज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है गोधूम का तद्भव है, तो गोधूम का तद्भव होगा आपका गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तो आंसर हो जाएगा डी तत् प्लस लीन, और ये त जो है ल में बदल जाता है, इसका नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है हिंदी का पाणि किसको कहा जाता है, तो वो है आपके किशोरी दास वाजपेयी जी। इनको हिंदी का पाणि कामता प्रसाद, हिंदी का पाणि कामता प्रसाद गुरु को, आंसर ए। यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, आप एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, सही जवाब हो जाएगा पानी, ये क्या है पुल्लिंग है, बाकी रोटी पूड़ी नदी ये सभी आपके स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, विशेषण यानी कि जिसमें विशेषता बताई गई हो, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 के बाद देखिए 89 में पूछा गया प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी चमेली में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी शब्दों में ई प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कारक के भेद हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब आप याद रख लेंगे। कारक के कुल भेद हैं 8। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है, जबकि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो योगरूढ़ जानते हैं दो शब्दों से मिलकर के बना हो लेकिन वह अपने अर्थ के लिए रूढ़ हो गया हो, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका चक्रपाणी, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92 पे आ गए हम लोग। 92 में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। 92 में कह रहा है कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए कंचन जो है आपके वह देशज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं अग्रज, और जो सबसे छोटा हो उसको कहते हैं अनुज, सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, तो महात्मा का आंसर विलोम पूछ रहा है, तो विलोम मतलब उल्टा, वो हो जाएगा आपका दुरात्मा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 95, इसमें पूछा गया स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के कुल कितने प्रकार होते हैं, आंसर नंबर डी हो जाएगा तीनों, दीर्घ ह्रस्व और प्लुत, ये 3 तरह के स्वर होते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखे, तो जीतने की इच्छा को क्या कहेंगे, वो कहेंगे जिज्ञासा, आंसर नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, जीतने की इच्छा को एक शब्दों में कहेंगे जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है, तो सही जवाब हो जाएगा पंकज। या योगरूढ़ से तात्पर्य आप समझेंगे कि 2 शब्दों से मिलकर के योग हो करके बना है और वह किसी एक ही शब्द के लिए रूढ़ हो गया है, एक ही अर्थ के लिए, तो उसको कहते हैं योगरूढ़। जैसे पंकज में देखेंगे पंख प्लस
पंख प्लस ज, यानी पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला। और कीचड़ में जन्म लेने वाले और भी कई सारे पौधे होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में पंकज से इसका अर्थ सिर्फ कमल से लगाया जाता है। तो यह क्या हो गया, एक तरह से कमल के लिए रूढ़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, मराल जो है हंस का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, तो क्रिया को भक्षण के रूप में, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह आम खाता है, वह कसम खाता है। तो भक्षण के रूप में यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, वह हराम का पैसा खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, सॉरी देखिए वहाँ पे क्या होगा, वह आम खाता है, वहाँ पे ये सेंस मतलब खाने को भक्षण के रूप में लिया गया है। सीधे सीधे आंसर नंबर डी हो जाएगा। 100 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इसका नकारात्मक देखेंगे तो आंसर हो जाएगा उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। और कह क्या रहा है कि बिना अर्थ बदले नकारात्मक रूप में दिखाना है, तो वही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 के बाद 101 में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। और वाक्य है, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। तो इसका अगर कहें तो जहाँ पे रिक्त स्थान दिया ही कहाँ है जहाँ हमको चुनना है। अच्छा, यहाँ पे खाली दिया है वाक्य के जस्ट बाद में, तो इसका पूरा सेंटेंस बनेगा, भ्रष्टाचार युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है प्राचीन शब्द का विलोम है। तो सही जवाब हो जाएगा, प्राचीन शब्द का जो विलोम होता है वह होता है अर्वाचीन। आंसर नंबर बी देख लीजिए, प्राचीन का अर्वाचीन, समीचीन का असमीचीन और वर्तमान का भूत, ये सभी विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया शुद्ध रूप कौन सी है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, तादात्म्य, यह आपका शुद्ध शब्द लिखा गया है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी किसे कहा जाता है, तो भगवान विष्णु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया है चिंता एक है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, चिंता एक क्या है, आधी है। आधी मतलब जानते हैं कुछ शब्द जैसे व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा या शारीरिक रोग, और आधी का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, ये आप ध्यान रखेंगे। आधी मतलब मानसिक और व्याधि मतलब शारीरिक रोग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको हम लोग एक शब्दों में कहते हैं अजानुबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 के बाद 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सुबह शाम सांझ दोपहर ये सभी आपके स्त्रीलिंग है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बोलने में हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं, कई बार गलती से बोल देते हैं कि दोपहर हो गया या फिर सांझ हो गया, ये गलत है, इसे हमें अपने व्यवहार में भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 पूछा है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो सही जवाब है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108 के बाद क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, अदृश्य शत्रु यानी मतलब दिखाई न देना, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
110 में पूछा गया बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिट लकार किस काल का बोधक है? तो लिट लकार जानते हैं आप, यह भविष्य काल का बोध कराता है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, भविष्यत काल। और लट लकार कहें तो वर्तमान काल, लंग लकार कहें तो भूतकाल, और लोट लकार कहें तो आज्ञार्थक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे संधि से प्रश्न आया हुआ है, दिया है यदि ए ओ ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ए औ आओ आय और आओ हो जाता है, तो यह कौन स्वर संधि कहलाती है? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसमें आपका जो संधि बनता है वो बनता है अयादि संधि। ए ओ का क्रमशः ए ओ आय और आओ हो जाता है, यह किस संधि का नियम है? यह नियम है आपके अयादि स्वर संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया काल पीड़ित में समास होगा, तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में भी कोई पूछ ले कौन सा तत्पुरुष होगा तो आप बताएंगे अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया 114 में अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, तो सही जवाब हो जाएगा अन्वेषण का अनुधन ऐषण, आंसर नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में क्या पूछा गया है। 115 कह रहा है यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यड़ संधि किसके अंतर्गत आता है अब बताइए? वो आता है आपका स्वर संधि। जानते हैं स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये सभी स्वर संधि के भेद होते हैं। तो यहाँ पे यड़ संधि का पूछ रहा था कि यह किसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 के बाद 116 में पूछा गया जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में आपका समास है द्वंद्व समास, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में 117 में पूछा गया सर्वस्व रूप है, तो ये को किसका रूप है? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, षष्ठी का रूप है। सर्वस्व किसका रूप है? सर्व का रूप है जो नपुंसक लिंग है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है सर्वस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है तबियत और अनेर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो तबियत और अनेर प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वह होता है चाहिए के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, नौ धन ऊढ़ा नवोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 119 के बाद से 120 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, 10 कुमार चरितम जो है रचना कालिदास की नहीं है। का ये 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की रचना है। और काव्यादर्श अवंती सुंदरी कथा ये भी दंडी की रचना है, जबकि मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम ये सभी किसकी है? कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 में पूछा गया बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आएगा? वो है आपका आंसर नंबर डी, कुमार संभवम बृहत्त्रयी में नहीं आता है। बाकी कृतर्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम ये सभी आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। और इसके और भी जैसे हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, और इनकी पुस्तकों का नाम देखेंगे आप तो कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देशीय नाममाला कोश ये सभी हेमचंद की रचना है। आगे देखिए थोड़ा सा और 123 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो वो है महाकवि माघ के बारे में जानते हैं, वो हो जाएगा सही आंसर आपका उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्य में इन तीनों नामों से विभूषित किए जाते हैं महाकवि वो माघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया है
सुमेलित करना है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ रचना है। कालिदास की रचना कौन सी है आप बताएंगे मुझे। और भवभूति की देखें तो भवभूति की रचना कौन सी है। दंडी की देखें तो दस कुमार चरितम। श्रीहर्ष की देखें तो नचती चरितम। भवभूति की देखें तो आप भवभूति की आपकी रचना हो जाएगी मालती माधवम, कालिदास की मालाग्नि मित्रम। तो चलिए आंसर मिलाते हैं। आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी। और यहाँ पे क्या पूछा था, नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प चुनिए। सॉरी, तो सही विकल्प आपका इसमें सी हो जाएगा। कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम, मालती माधव भवभूत की, दस कुमार चरितदंडी की और नैषधि चरितम श्रीहर्ष की। 125 नंबर का क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। जगन्नाथ में आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ और त का न में परिवर्तन हो गया है यहाँ पे, तो यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन देख लिया हमने। 2004 का ये क्वेश्चन पेपर था पीजीटी का, जो 2004 में पेपर हुआ था उसी का। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हे राम हे भगवान।